हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएससी अनसॉल्व टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल सीरीज़। यहाँ हम आरबीएससी 12th क्लास की टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व टेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं और अभी हम चैप्टर 2 में चल रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 3 है। अभी तक हमने चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमने परफॉर्म कर लिए हैं और आज की क्लास में हम करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। किसके? आरबीएससी टेक्स्ट बुक के चैप्टर 2 का नाम है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन और इसके हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं आरबीएससी टेक्स्ट बुक में 14 क्वेश्चंस हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि 14 क्वेश्चंस 14 मिनट्स के अंदर हमारे कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और, जिन्होंने बच्चों ने पहले चैप्टर 2 के लेक्चर्स नहीं देखें तो पहले उनसे मैं कहूँगा कि आप लेक्चर्स पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखे किसी क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान शून्य कब होता है? इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हेन डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया एलिमेंट प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए ये एक एरिया एलिमेंट है, ठीक है, इसके लिए एरिया एलिमेंट वेक्टर कितना होगा? एरिया वेक्टर कितना होगा? डीएस वेक्टर पता है आपको। क्षेत्रफल अल्पांश जो होता है डीएस, उसके लंबवत और बाहर की ओर जो सदिश होता है इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल अल्पांश सदिश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया एलिमेंट। ये बात क्लियर हुई आपको? डीएस वेक्टर। अब मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है ऐसे, तो यहाँ से इस एरिया एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स कितना होता है? वो होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है ई डी एस कॉस थीटा। कितना आता है? ई डी एस कॉस थीटा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी एरिया एलिमेंट, किसी क्षेत्रफल अल्पांश से यदि विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है तो किस स्थिति में फ्लक्स ज़ीरो होगा? तो यहाँ पर देखिए, अगर ये जो एंगल है थीटा है, अगर ये 90 डिग्री हो जाए, कितना एंगल हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो आप देखिए तो हो जाएगा ई डी एस कॉस 90। क्या हो जाएगा? ई डी एस कॉस 90। और कॉस 90 कितना होता है? ज़ीरो। तो उस केस में एरिया एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा ज़ीरो, क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा ज़ीरो। तो आप इसका आंसर लिखिए, फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया एलिमेंट विल बी ज़ीरो इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द एरिया एलिमेंट। ये क्लियर हुआ? फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया एलिमेंट इज़ ज़ीरो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द एरिया एलिमेंट। ओके, क्लियर हुआ? हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में बोलेंगे कि किसी क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा जब विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल अल्पांश के लंबवत होगा। लंबवत मतलब कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान शून्य कब होता है? व्हेन डज इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एन एरिया एलिमेंट प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन स्थितियों पर शून्य होती है? एट व्हाट पोजिशंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज, यहाँ पर आपको एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, इंसुलेटेड स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ ज़ीरो होती है? तो आपको याद होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण आपको ग्राफ पता होना चाहिए। ये देखिए, ये एक स्फीयर है, ये नॉन कंडक्टिंग है, मतलब ये अचालक गोला है। तो अचालक गोला जो होता है उस पर अगर हम आवेश वितरित करते हैं तो अंदर और बाहर दोनों ओर आवेश ऐसे वितरित होता है। अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और हम उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो चार्ज उसकी सरफेस पर और अंदर पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि ये कौन सा स्फीयर है? नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटेड। अगर ये चार्ज्ड, अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर होता तो चार्ज केवल सरफेस पर ही होता। हिंदी में अगर ये चालक गोला होता
तो आवेश केवल इसकी सतह पर होता, अंदर शून्य होता कंडक्टिंग के लिए। अगर ये, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, क्योंकि ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग, इसलिए चार्ज बाहर भी है अंदर भी है। अगर हम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो याद कीजिए हमने डेरिवेशन में करा था कि सेंटर पर इंसुलेटेड स्फीयर अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है और फिर बढ़ना स्टार्ट होता है। ये बढ़ रहा है देखिए, और मैक्सिमम कहाँ होता है, जब हम सरफेस पर आते हैं। तो ये देखिए सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गई। ओके, एक मिनट। तो देखिए सेंटर पर, ये केंद्र हो गया ना, ये देखिए केंद्र है, तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया 0, और फिर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर ये सरफेस है। तो ये देखिए ये पॉइंट बना देता हूँ मैं, ये बनाता हूँ सरफेस। तो जैसे ही सरफेस पर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, याद होगा शायद आपको, मैक्सिमम। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, बाहर जाते हैं गोले से, स्फीयर से बाहर जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिक्रीज़ होता है। तो ये आपको ग्राफ पता होगा, याद होगा शायद ग्राफ आपको ये। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो क्या आंसर आएगा, किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। एक तो ये आंसर आ जाएगा। तो पहला तो आ जाएगा कहाँ पर 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पर, हिंदी में लिख देंगे केंद्र पर, और दूसरे में हम लिख देंगे, एक और पॉइंट होता है कि अगर हम इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएं, जैसे ही हमारा अचालक गोला है इंसुलेटेड स्फीयर, और हम बहुत दूर चले जाएं, तो आपको पता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। अगर हम इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएं, अनंत दूरी पर चले जाएं, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो एक तो सेंटर पर 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक होता है इन्फिनिटी पर 0 होता है, मतलब अनंत पर 0 होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है सेकंड क्वेश्चन का। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, आवेशी चालक के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए, इसकी दिशा भी बताइए। राइट द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए चार्ज कंडक्टर एंड गिव इट्स डायरेक्शन। तो क्या होता है, ये टॉपिक अभी हमें करना बाकी है, इसे जल्दी ही हम कंप्लीट करेंगे। तो आप देखिए ये एक कंडक्टर है और ये चार्ज है, तो इसके फोर्स पर यूनिट एरिया, आप हमेशा याद रखना इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है दाब, क्योंकि यह हो गया बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल होता है दाब। इंग्लिश में बात करेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया हमेशा प्रेशर होता है। तो किसी चार्ज कंडक्टर के कारण जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, इनके डेरिवेशंस हम जल्दी ही इस वीक के अंदर अंदर मैं आपको परफॉर्म करवा दूंगा, ठीक है। तो एक बार ये आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत आवेश के कारण ऊर्जा कहाँ संग्रहित होती है? वेयर डज द एनर्जी ड्यू टू ए चार्ज इज स्टोर्ड? तो ये क्या है, एक चार्ज है। आपको पता है जब चार्ज होता है तो देखिए आप पूरे क्रोनोलॉजी को समझिए, सीक्वेंस को समझिए कि आवेश किसको उत्पन्न करता है। पहले आवेश होता है, तो आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। चार्ज होता है तो चार्ज के कारण क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती कहाँ है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इधर होगा, उधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, बाहर होगा, चारों तरफ होगा। इस आवेश के चारों ओर, इस चार्ज के पूरे सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होगी, इस पूरे आयतन में विद्युत ऊर्जा भी होगी। तो क्वेश्चन है विद्युत आवेश के कारण ऊर्जा कहाँ संग्रहित होती है? तो विद्युत आवेश के कारण ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के संपूर्ण आयतन में संग्रहित होती है। विद्युत क्षेत्र के संपूर्ण आयतन मतलब जैसे आवेश है तो यहाँ भी ये विद्युत क्षेत्र रेखा, ये भी विद्युत क्षेत्र रेखा, ये भी विद्युत क्षेत्र रेखा, ये भी विद्युत क्षेत्र रेखा। अब हर जगह चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, इन चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के पूरे आयतन में विद्युत ऊर्जा संग्रहित होगी। इंग्लिश में बात करेंगे, वेयर डज द एनर्जी ड्यू टू ए चार्ज इज स्टोर्ड?
एनर्जी ड्यू टू ए चार्ज इज स्टोर्ड इन द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से रिपीट करता हूँ, एनर्जी ड्यू टू ए चार्ज इज स्टोर्ड इन द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के आयतन में ऊर्जा संग्रहित होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक डी व्यास के चालक गोले को, एक गोला है, चालक गोला है, मतलब कंडक्टिंग स्फीयर है, और इसका डायमीटर कितना है, डी। ओके, एक डी व्यास के चालक गोले को क्यू आवेश दिया गया है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। ए चार्ज क्यू इज गिवन टू ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ डायमीटर डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। कौन सा स्फीयर है, कंडक्टिंग, ध्यान दीजिए, कंडक्टिंग चालक गोला, आवेश दिया है तो केवल पृष्ठ पर ही वितरित होगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज देने पर चार्ज केवल उसकी सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, अंदर चार्ज ज़ीरो होता है। किसी भी चालक गोले को आवेश देने पर आवेश केवल पृष्ठ पर ही वितरित होता है, अंदर आवेश शून्य होता है। तो अंदर चार्ज, ये कह रहा है अंदर कितना होगा, तो अंदर कितना होगा, ज़ीरो होगा। इनसाइड कितना होगा, ज़ीरो। तो लिख दीजिए वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इज ज़ीरो। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इज ज़ीरो। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6। यदि कूलाम नियम में 1/r² के स्थान पर निर्भरता 1/r³ होती तो क्या गाउस का नियम सत्य होता। सपोज द कूलम्स लॉ हैज ए 1/r² डिपेंडेंस इंस्टीड ऑफ 1/r² डिपेंडेंस। इसको एक मिनट, इसको चेंज करते हैं, 1/r³ है ये फॉर्मूले में, क्या है, सपोज द कूलम्स लॉ हैज ए 1/r³ डिपेंडेंस इंस्टीड ऑफ 1/r² डिपेंडेंस, इज द गाउस लॉ इज स्टिल वैलिड। ओके, अब इस बात को थोड़ा सा ढंग से हमें समझना पड़ेगा। जैसे हमें स्टार्ट होना पड़ेगा ग्रेविटेशनल लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, वो होता है Gm1m2/r²। तो अगर आप डिस्टेंस और फोर्स में डिपेंडेंस देखोगे तो आप देखेंगे डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है और ये डिस्टेंस इनवर्स भी है। ये दोनों फोर्स और डिस्टेंस क्या है, इनवर्स, और यहाँ पर स्क्वायर भी हो रहा है। अगर आप कूलम्स लॉ देखेंगे, कूलाम का नियम देखेंगे तो क्या होता है, सूत्र K(Q1Q2)/r²। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्स हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, और दूरी का वर्ग भी हो रहा है और डिस्टेंस का स्क्वायर भी हो रहा है, ठीक है। अगर हम देखेंगे आगे, हम देखेंगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो भी होता है μ0/4πIdl/r²। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड भी देखो तो इसका भी डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, दूरी के साथ क्या संबंध है, दूरी इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे कहलाते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है, डिस्टेंस एक तो इन्वर्स है और डिस्टेंस का स्क्वायर भी हो रहा है। हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तीनों ही व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, ठीक है। और गाउस का नियम केवल उन्हीं के लिए लगता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। समझ गए। आप कहेंगे सर गाउस का नियम इसके लिए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के भी लगता है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। हाँ, तो गाउस का नियम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के लिए भी लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यस। तो गॉस लॉ ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी काम करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। हाँ, तो गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी लागू होगा, जो कि हम अभी कर रहे हैं। तीसरा,
मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। हाँ, तो गाउस का नियम चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी काम करेगा। इसका मतलब गाउस का नियम तीनों के लिए काम करता है। लेकिन अगर कोई क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करेगा तो गाउस का नियम भी उसके लिए लागू नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि अगर 1/r² तो होता है व्युत्क्रम वर्ग नियम, और 1/r³ मतलब व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 1/r³ है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम लिखेंगे गॉस लॉ इज ओनली वैलिड इफ इनवर्स स्क्वायर लॉ इज इज ओबेड। रिपीट कर रहा हूं, गॉस लॉ इज ओनली वैलिड इफ इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ओबेड। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे इन दिस केस सिंस डिपेंडेंसी इज 1/r³, डिपेंडेंसी क्या होगी 1/r³, सो गॉस लॉ इज नॉट वैलिड। गॉस लॉ वैलिड नहीं होगा क्योंकि 1/r² की जगह किस पे डिपेंडेंसी बता रहा है, 1/r³, तो 1/r³ तो वो नहीं है इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसलिए गॉस लॉ भी वैलिड नहीं होगा। हिंदी में बोलेंगे कूलाम का जो नियम होता है वो होता है गाउस का नियम, ऐसे लिखेंगे, मैं फिर से स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। चूंकि 1/r³ के कारण व्युत्क्रम वर्ग का पालन नहीं हो रहा है, अतः गाउस का नियम इस स्थिति में सत्य नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। गाउस का नियम इस स्थिति में मान्य नहीं होगा क्योंकि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध नेट आवेश धनात्मक है तो पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स की प्रकृति क्या होगी? बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ द नेट चार्ज एंक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज पॉजिटिव देन व्हाट इज द नेचर ऑफ फ्लक्स थ्रू दी सरफेस? तो ओके, हम एक गॉसियन ये बनाते हैं सरफेस, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा बाहर की ओर, आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड है इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पॉजिटिव कहेंगे, और चार्ज पॉजिटिव है इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ फ्लक्स थ्रू दी सरफेस? फ्लक्स इज पॉजिटिव एंड आउटवर्ड। हिंदी में लिखेंगे फ्लक्स धनात्मक होगा और बाहर की ओर होगा। फ्लक्स धनात्मक होगा और बाहर की ओर होगा। फ्लक्स इज पॉजिटिव एंड आउटवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यदि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स शून्य है, विद्युत फ्लक्स शून्य है, तो पृष्ठ के संदर्भ में क्या कहा जा सकता है? ओके, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स शून्य है। इफ नेट फ्लक्स थ्रू सम क्लोज सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द सरफेस? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, तो यहाँ से ये मान लो क्लोज सरफेस है, ये एक बंद पृष्ठ है और ये विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स जीरो है। इसका मतलब क्या है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर आ रही हैं उतनी ही बाहर जा रही हैं। इसका मतलब हम बोलेंगे इट मीन्स इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। जितना इनकमिंग फ्लक्स आ रहा है उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स है। क्लियर हुई बात आपको? ओके, तो यहां पर लिख देंगे इफ द नेट फ्लक्स थ्रू सम क्लोज सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये कह रहा है नेट फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब क्या है? हम क्या कहेंगे? व्हाट कैन बी सेड अबाउट द सरफेस? हम कहेंगे इट मीन्स दैट इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। यहाँ पर हम लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे? पृष्ठ के संदर्भ में हम कहेंगे अतः निवेशी फ्लक्स निर्गत फ्लक्स के समान होगा, क्योंकि जितने फ्लक्स आ रहा है उतना ही जा रहा है, इसलिए नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। अतः निवेशी फ्लक्स निर्गत फ्लक्स के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। इफ नेट चार्ज एंक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज जीरो, नेट चार्ज एंक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज जीरो, डज इट मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज जीरो? यदि किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर नेट आवेश शून्य है तो क्या अर्थ यह है कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी? हम यहां पर बात करते हैं। देखिए, ये कह रहा है गॉसियन पृष्ठ के अंदर नेट आवेश शून्य है, आवेश मतलब Q जीरो है, तो आपको पता है फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है।
तो ये कह रहा है अगर चार्ज जीरो है गॉसियन सरफेस के अंदर, अगर चार्ज जीरो है तो गॉसियन सरफेस में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमेशा जीरो होगा। तो ढंग से देखिए क्वेश्चन। तो आप वो कह रहा है चार्ज जीरो, तो आप चार्ज जीरो कर दो। तो फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो कर दो। तो अगर चार्ज जीरो होगा तो फ्लक्स भी जीरो होगा। ठीक है, अब आपको पता लग गया क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है तो गॉसियन सरफेस के अंदर फ्लक्स भी नहीं है, फ्लक्स हो गया आपके जीरो। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। फ्लक्स का फॉर्मूला पता है बेटा आपको कितना होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया फ्लक्स, और फ्लक्स क्या है जीरो। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब कहने का मतलब ये पूरी क्वांटिटी दो केस में जीरो हो सकती है, या तो ई जीरो हो या कॉस थीटा जीरो। अगर ई जीरो हो जाएगा तो भी पूरी क्वांटिटी बन जाएगी जीरो, और कॉस थीटा जीरो हो तो भी पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। तो ये कह रहा है, तो इस जो क्वेश्चन में अगर फ्लक्स जीरो है तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो, और ये भी हो सकता है कि कॉस थीटा भी जीरो। और कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो दो केस हो सकते हैं, या तो विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाए या विद्युत क्षेत्र हमारे एरिया एलिमेंट मतलब क्षेत्रफल अल्पांश के लंबवत हो जाए। तो दो केस हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर हो जाए। ओके, तो ये कह रहा है यदि किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर नेट आवेश शून्य है तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी। ये बात पक्का नहीं है। एक केस ये भी है कि भाई कॉस थीटा भी जीरो हो सकता है, तो हम कहेंगे नहीं ये जरूरी नहीं है। हम इसका आंसर है, मतलब इसमें तो ये कह रहा है कि कंफर्म कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी, फिक्स है नहीं। हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य हो सकती है और कॉस थीटा भी जीरो हो सकता है, तो हम कहेंगे नहीं कॉस थीटा भी शून्य हो सकता है। कॉस थीटा शून्य होएगा तो क्या होएगा, इसका मतलब ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर भी के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि यदि, इसका आंसर लिखेंगे यदि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल अल्पांश के मध्य 90 डिग्री कोण हो तब भी फ्लक्स शून्य हो सकता है, तब भी फ्लक्स शून्य हो सकता है। समझ गए, जरूरी नहीं है कि विद्युत क्षेत्र जीरो है तभी फ्लक्स शून्य होगा। ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है तब भी फ्लक्स शून्य हो सकता है। इंग्लिश में लिखेंगे इफ इज जीरो डज इट मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज जीरो? नो, इलेक्ट्रिक फील्ड at every point on the surface is zero, but the angle between electric field and area element is 90 डिग्री। कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर फ्लक्स जीरो है तो ये फिक्स है क्या कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है? तो हम कहेंगे हाँ ये फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है जीरो हो और ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल भी बन सकता है। तो आंसर लिखेंगे दैट एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट शुड बी 90 डिग्री, देन फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। ये 90 डिग्री होगा तब भी फ्लक्स जीरो होगा। क्लियर हो गया आपको बात ये इतनी? ओके, तो फ्लक्स जो जीरो होता है वो दो केस में हो सकता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो भी फ्लक्स जीरो होता है, और ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल हो तब भी आपका फ्लक्स जीरो होता है। दोनों केस में फ्लक्स जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित कीजिए। इसे नोट्स में परिभाषित किया गया है तो कृपया अपने नोट देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर ऑफ ए चार्ज प्लेन शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा? ओके, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली एक आवेश परत के एक ओर से दूसरी ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र में कितना परिवर्तन होगा? ओके, सुनिए, ये कह रहा है कि ये चालक प्लेट है, इस पर सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है। कितना पृष्ठ आवेश घनत्व है? सिग्मा। तो ये इसका हो गया एक बिंदु, ये हो गया फर्स्ट, और ये हो गया इसका दूसरा बिंदु, तो ये हो गया सेकंड। ये कह रहा है कि एक आवेशित
परत है या पट्टिका है जिस पर आवेश घनत्व सिग्मा है, उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक और से दूसरे और, मतलब वन साइड से दूसरी अनदर साइड जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज होगा, तो ये होगी इसकी वन साइड, ये होगी इसकी अनदर साइड। समझ में आई बात? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर Q0 रखो, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट को, राइट को हम लेते हैं पॉजिटिव, और यहाँ पर Q0 रखो तो ये इसको ऐसे रिपेल करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम ले लेते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। कौन से रीजन में? सेकंड में। और यहाँ पर ले लेते हैं फर्स्ट रीजन में हम वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एन कैप। क्या ले लेते हैं? माइनस। यहाँ पे माइनस क्यों लिया? क्योंकि डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, बाईं ओर है दिशा, मतलब उल्टी तरफ है, ठीक है, लेफ्ट साइड है ना, ये माइनस एक्स एक्सिस की ओर है। और ये प्लस क्यों लिया है? क्योंकि ये प्लस एक्स एक्सिस की ओर है। तो ये कह रहा है आपको अगर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है तो विद्युत क्षेत्र में कितना परिवर्तन होगा। तो आपको पहले बताओ जाना कहाँ से कहाँ तक है। आपको मान लो आप यहाँ हो अभी फर्स्ट में और आपको जाना है सेकंड में, तो आप जाना कहाँ चाहते हैं? सेकंड में, और आप हो कहाँ? फर्स्ट में। तो जब भी चेंज होता है, ये कह रहा है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपका फाइनल पॉइंट कहाँ है? आप कहाँ पहुँचोगे? यहाँ पहुँचोगे। तो ये आपका हो गया फाइनल पॉइंट। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दो डेल ई। चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल पॉइंट। कहाँ पहुँचोगे आप? सेकंड में। यहाँ पहुँचोगे। कहाँ से पहुँचोगे? फर्स्ट से। तो हमेशा जो परिवर्तन होता है वो अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है। अंतिम स्थिति कौन सी है आपकी? ये वाली। तो ये ई सेकंड लिखो, माइनस प्रारंभिक स्थिति कौन सी है? ये वाली। तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ई सेकंड माइनस ई फर्स्ट। ये क्लियर हुआ? अब ई सेकंड की वैल्यू पुट करो, ई फर्स्ट की वैल्यू पुट करो। इतने समझ में आया? ओके, हटा रहा हूं मैं ये। ओके, तो आपको समझ में आया कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में जो परिवर्तन होगा, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? एक ओर से दूसरी ओर। तो दूसरी ओर कहाँ जाना चाहते हो आप? सेकंड में। तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो आपने देखा कि जो सेकंड है वो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, तो यहाँ पे वैल्यू है आपकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और माइनस जो फर्स्ट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड है, तो वहाँ पर वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एन कैप। ओके, अब क्या होगा? ये वाला माइनस जो है, ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये दोनों जुड़कर क्या बन जाएंगे? ये दोनों जुड़कर बन जाएंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। क्या बन जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये क्लियर हुआ आपको? ओके, तो ये विद्युत क्षेत्र में कितना परिवर्तन आया, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ग्राफ द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। किसी समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दूरी के साथ आरेखित कीजिए। बहुत ईजी है। तो कोई भी जो नॉन कंडक्टिंग शीट होती है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे ई का आर के साथ ग्राफ बनाना है। तो इस फॉर्मूले में कहीं आपको आर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अगर आर बढ़ेगा तो ई को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये ई है और ये आर है। तो ई, आर जब जीरो था तब भी ई यही पॉइंट पे था। आर बढ़ रहा है तो ई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब देखो, आर कम जीरो है तो भी ई की वैल्यू यही है। इसका मतलब आर के बढ़ने के साथ साथ ई पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये बनेगा ई और आर के बीच में ग्राफ। बाकी नोट्स में भी आप देख लेना, यही करवा रखा है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। एक समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A charge Q is at the center of a sphere. If now this charge is placed at the center of cylinder of same volume, then what will be the ratio of net flux in the two cases? यदि आवेश Q एक गोले के केंद्र पर स्थित है, अब यदि आवेश को समान आयतन के बेलनाकार पृष्ठ के अंदर स्थापित किया जाए तो दोनों स्थितियों में निर्गत विद्युत फ्लक्स का अनुपात क्या होगा? बहुत इजी है। देखिए, ये चार्ज है। सबसे पहले चार्ज था वो एक गोले के अंदर था,
उस समय जो फ्लक्स पास हो रहा था उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, क्यू पे, कितना होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये कह रहा है कि इस चार्ज को यहाँ से गोले से स्फेयर से निकाल कर आप डाल दो सिलेंडर के अंदर, सेम वॉल्यूम के सिलेंडर के अंदर, तब फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, अभी भी चार्ज पर, अभी भी कितना होगा फ्लक्स, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप लिखेंगे दोनों ही केस में फ्लक्स सेम होगा, और अगर इनका मैं रेशो निकालूंगा दोनों केस में फ्लक्स का, तो ये इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1:1, अनुपात निकालूंगा ना तो दोनों का भाग लगाऊंगा तो दोनों कट जाएंगे, तो कितना आएगा 1:1, 1:1। तो क्वेश्चन को फिर से देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है एक आवेश था, उसको आपने पहले एक गोले के अंदर था, उसके बाद आपने बेलनाकार पृष्ठ के अंदर डाल दिया, तो दोनों स्थितियों में जो विद्युत फ्लक्स था उनका अनुपात क्या होगा, 1:1। तो इंग्लिश में एक चार्ज था पहले स्फेयर के अंदर था और उसी को फिर बाद में सेम वॉल्यूम के सिलेंडर के अंदर रख दिया, और दोनों केसेस में जो फ्लक्स का रेशो आपको निकालना है कितना आएगा, 1:1। आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे, आंसर भी लिख देना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द गॉसियन सरफेस। ये बात आपको पता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द गॉसियन सरफेस बट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। हिंदी में लिखना, परंतु गाउस के नियम के अनुसार फ्लक्स गाउसियन पृष्ठ पर निर्भर नहीं करता बल्कि आवेश पर निर्भर करता है, क्योंकि दोनों ही केस में आवेश क्यू क्यू थे तो फ्लक्स भी सेम रहेगा। ये समझ में आया आपको, ओके। तो इसी के साथ हमारे 14 क्वेश्चन कंप्लीट, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ओके। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।